दोस्तों ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2025-26 क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी का पेपर, साथ में इसका सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर करेंगे मार्किंग स्कीम के साथ में। तो आइए देखते हैं कि ये पेपर कितना इजी था, कितना हार्ड था, किस पैटर्न में पेपर आया है और कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। आप इस पेपर को 16 अक्टूबर को दे करके आ गए हैं तो अपने मार्क्स भी चेक कर लीजिए। तो हमारा मकसद होता है हिंदी में पूरे 80 में से 80, 100 में से 100 लाना। हम हिंदी में पास की गारंटी नहीं बल्कि 80 में से 80 की गारंटी देते हैं। जल्दी से पर वीडियो को लाइक करने के बाद हाइप भी कर देना। तो देखते हैं हमारे कितने लाइक और कितने हाइप आज की इस वीडियो से बनते, तो कितने पॉइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं ताकि हमें भी अच्छा लगता है। और पेपर का पैटर्न ये है कि 80 नंबर का पेपर है और साथ में आप इसे 3 घंटे का पेपर है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो पास प्रमोशन पॉलिसी है इस बार रिजल्ट आपका कैसे बनेगा, तो आपको वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास एक पैसेज है जो कि अनरीड है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए अनरीड है। तो पहली बार आप इसे पढ़ रहे हैं कि जिनके पास आवश्यकता से थोड़ा भी अधिक धन हो जाता है वह अपने आप को, अर्थात यूँ कहिए कि अपनी आत्मा को अपने बस में नहीं रख सकता, क्योंकि संतोष ना होने के कारण वह उस धन को प्रतिदिन बढ़ाने का यत्न करता है। पाठ में जो है धन कैसे हमें और लोभी बनाता है, धन आने पर हम और धन की इच्छा रखते हैं, उस पर ये आधारित है। अतएव वह धन किस काम का जो लोभ को बढ़ाता जाए। भूख लगने पर भोजन कर लेने से हमें तृप्ति हो जाती है, हमारी भूख मिट जाती है। प्यास लगने पर पानी पी लेने से हमारी तृप्ति हो जाती है, यानी कि हमारी प्यास बुझ जाती है। लेकिन धन की प्राप्ति नहीं होती, उसे पाकर के और बढ़ता है। जब हमें धन मिलता है तो धन मिल गया ना, है ना भाई, प्यास बुझ गई, पानी पी के, खाना खा के हमारी भूख मिट गई। लेकिन धन मिलने के बाद और धन की हमें इच्छा होती है। इसीलिए धनी होना एक प्रकार का रोग है, बीमारी है। रात को जाड़े से बचने के लिए एक लिहाफ काफ़ी होता है, यानी कि रजाई। यदि किसी के ऊपर 8-10 लिहाफ रजाई डाल दिए जाए तो उसे बोझ मालूम होता है, यार इतना सारा क्यों रख दिया, उल्टा कष्ट होगा। परंतु धन की वृद्धि से कष्ट नहीं मालूम होता है, धन जितना आ जाए उतना कम है। इसलिए धनाढ्य भी एक प्रकार की बीमारी है। जिसे भस्मक रोग हो जाता है वह खाता ही जाता है। एक रोग है भस्मक रोग, उसमें इंसान का पेट नहीं भरता, वो खाता जाता है, उसे लगता है मेरा पेट खाली अभी भी है ना, कहाँ गया, वह खाता ही चला जाता है, उसे कभी तृप्ति नहीं होती, उसका पेट ही नहीं भरता। जिसे धनाढ्य का रोग हो जाता है वह भी कभी तृप्त नहीं होता। तृप्ति का न होना अर्थात आवश्यकताओं का बढ़ जाना ही दुख का कारण है। भाई हमें दुख क्यों होता है, आज जितना धन है कल और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। तो ये हमारे सबसे दुख का कारण है। जहाँ दुख है वहाँ सुख रह ही नहीं सकता। भाई दुख और सुख एक दूसरे के क्या है, बैर है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अतएव धनी उसी को समझना चाहिए जिसकी आवश्यकता कम हो। ठीक है, इतना मिल गया बहुत है, क्योंकि वह थोड़े में तृप्त हो जाता है। तृप्ति ही सुख है और लोभ ही दुख का कारण है। ये भी आगे प्रश्न में आया है, तो आपने चैप्टर को समझ लिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हिंदी का पेपर आसान लगता है, बहुत आसान लगेगा जब आप 1-2 बार ना प्रश्न को पढ़ लें, और अगर आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया तो आंसर आप चुटकी में कर लोगे। देखिए, धन से तृप्ति नहीं होती, इसका क्या मतलब है, तो धन से तृप्ति नहीं होती इसका मतलब है धन पा करके लोभ और बढ़ता है। अभी ऊपर आया है ना, तो मैंने एक बार पढ़ा, आपको इतना समझ में आ गया। सोचो आप 2-3 बार इसी को पढ़ेंगे तो आपको पूरे नंबर इसके मिल जाते हैं। आगे देखोगे भस्मक रोग का लक्षण क्या है। भाई भस्मक रोग का लक्षण है कि रोगी की तृप्ति कभी होती ही नहीं है ना, तो आपका जो है खाता ही जाता, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अपने मार्क्स चेक करते रहिए और कैसे आपको इसके आंसर लिखने हैं। अच्छा, अगला है कि संतोष ना होना दुख का मूल कारण है। भाई हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि संतोष नहीं है। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ये ऐसे समझते जाइए कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। संतोष धन से प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आप यहाँ से ध्यान से समझिए कि आपका पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरा वाला कारण गलत है। अब यहाँ पे आप देखना है कि पहले में लिखा है कथन सही है लेकिन कारण की सही व्याख्या नहीं है। आपका ऑप्शन जो है ग है। ठीक है, कथन सही है, पहले वाला सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। समझ आ गया? अब आगे बढ़ो।
अब आपको 2 सवाल लिखने के लिए आते हैं। अच्छा, एक सवाल आपका 2 नंबर के, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा कि गद्यांश के अनुसार वास्तविक धनी कौन है। गद्यांश के अनुसार वास्तविक धनी वो है जो संतोषी है, जिसे संतोष हो जाता है, वो कम सुविधाओं में भी जीना सीख जाता है, वो ज़्यादा पैसे का लालच नहीं करता है। बस इसे बना बना करके लिखेंगे, पूरे 2 नंबर मिल गए। दूसरे में कि केवल लेखक ने धनाढ़ता को एक प्रकार की बीमारी क्यों कहा। भाई सीधी सी बात है, धनाढ़ मतलब धन होना। भाई अंबानी को देखो, क्या अंबानी चैन से जीता है? नहीं जीता। हम चैन से जी रहे हैं, हमारे पास कम पैसा है ना। लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो और ज़्यादा बीमार है, वो और ज़्यादा धन चाहता है। तो आप ये मान के चले कि धनाढ़ बीमारी है भाई, ये ख़त्म ही नहीं होता। और जिसके पास पैसा है उसको और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। तो और ज़्यादा की जो इच्छा है ना, वही सबसे बीमारी है, और यही आज के टाइम में सबसे बड़ा परेशान करता है लोगों को। सब लोग भाग रहे हैं। दूसरा आपके पास एक कविता है, कविता से आपको आंसर लिखने, पहले समझ लेते हैं कि ले चल नाविक मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे, मत रोक मुझे भयभीत न कर, मैं सदा कटीली राह चला। यानी कि इसमें संघर्ष की बात कर रहे हैं, स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, हमें लहरों से टकराना पड़ता है, हमें भय नहीं होना है, हमें डरना नहीं है। मत रोक मुझे भयभीत न कर, मैं सदा कटीली राह चला। मैं हमेशा कांटों में चला, मतलब मुश्किलों परेशानियों में चला। मेरे पतझारों में ही नव नूतन मधुमास पला, मैं हूँ आबाद अविराम अथक, बंधन मुझको स्वीकार नहीं, मैं आबाद हूँ, मैं अविराम हूँ, चलता जाता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ। बंधन मुझे स्वीकार नहीं, मैं एक जगह टिक नहीं सकता हूँ, मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। इसका मतलब मैं कभी परेशान नहीं होता। मैं नहीं अरे ऐसा राही जो बेबस सा मन मार चला, और मैं ऐसा राही नहीं हूँ कि मैं बेबस हो जाऊँ, मैं अपने मन को मारूँगा नहीं, मैं अपने मन को मारता नहीं हूँ। मुझे जो चाहिए मैं उसे पाकर रहता हूँ, है ना। दोनों ओर निमंत्रण है, इस पार मुझे उस पार मुझे, रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हर हार मुझे। तो भाई ठीक है, संघर्ष से अगर हार भी मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर आपने अपने मन से पेपर किया है, अच्छे से किया है, तो कम नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं। चीटिंग करके ज़्यादा नंबर लेके आओगे तो मतलब वो वाली बात नहीं होगी, है ना। अब आपको यहाँ पे कॉलम दे रखे, कॉलम में आपको मिलाना है। देखो मधुमास क्या है आपका, मधुमास कहते हैं बसंत को, राही यानी कि राह में चलने वाला, तो राही यानी कि मुसाफिर, और बेबस यानी कि लाचार। अब आंसर क्या है कि 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3। कौन सा ऑप्शन है भाई? यस बिल्कुल, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए। राही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है यानी कि पहला सत्य है और चौथा सत्य है। वह संघर्षशील है, आगे बढ़ता जाता है, और चौथा है कि वह निडर और साहसी है, लेकिन वह मन मारकर नहीं चलता, और उसे बंधन स्वीकार है। तो आपका क्या है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी और ये वाला भी गलत है, यानी कि दूसरा और चौथा। अब देखो ऑप्शन में दूसरा चौथा का, यस बिल्कुल दूसरा चौथा खा ऑप्शन आपका करेक्ट है। किस तरह से आंसर निकालना है वो आपको समझना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आपको और प्रैक्टिस कराएंगे फाइनल तक, और साथ में आप हाइप और लाइक भी कर लेना, अच्छा लगता है हमें भी, थोड़ा सा पॉजिटिव हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में हैं आपका, हमारी वीडियो किस स्कूल से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें लगता है कि भाई हमारे बच्चे किस किस स्कूल में हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और हमें आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। कवि की जीवन यात्रा कैसी रही? सहज व बाधा मुक्त? बिल्कुल नहीं। संघर्ष और बाधाओं से युक्त? बिल्कुल सही है। कवि का जीवन कैसा रहा? संघर्ष रहा और प्रॉब्लम रही है, बाधाएं रही है ना। आगे देखो, विजय रंगीन सी लगती लहरों में हर हार मुझे। पंक्ति का आशा क्या है कि भाई विजय रंगीन सी लगती है, भाई जब हम जीतते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, जीत की खुशी अलग होती है। संघर्षों में हर हार मुझे,
संघर्ष के बाद अगर मुझे हार भी मिल गई तो मुझे वो विजय सी लगती है, मुझे उसमें लगता है कि मैं जीता हूँ, है ना। मतलब ये है कि मैंने संघर्ष किया, मैंने मेहनत की है, भले मैं हार गया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने सामना किया, कोई दिक्कत नहीं है। सामने से कोई दुश्मन आ जाए, मैं उससे टकराया हूँ, मैं उससे डटकर सामना किया, कोई बात नहीं, भले वो जीत गया पर मैं उसे अपनी जीत मानता हूँ, क्योंकि मैं हार नहीं माना और मैंने संघर्ष किया। अगला है कि कवि को बंधन क्यों स्वीकार नहीं है। 2 बिंदुओं पे बात करो, भाई बंधन स्वीकार क्यों नहीं है, क्योंकि बंधन कवि जो है वो संघर्षशील है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो और कुछ नया पाना चाहता है, वो एक जगह नहीं रहना चाहता है, तो बंधन कैसे अच्छा स्वीकार होगा। तो 2-3 बातें आप लिख सकते हैं। अब आपके पास आ गया ग्रामर। ग्रामर के सभी टॉपिक पर प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जा कर के उसे हमारे चैनल के लिस्ट से देख सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा जिसमें कि सारे टॉपिक आप समझ सकते हैं। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं सारी चीज़ें आपको रेगुलर शेयर करता हूँ, जो भी एजुकेशनल अपडेट आती है, जो भी नया कुछ आता है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID और व्हाट्सएप चैनल, सारे सोशल मीडिया के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय छांटने, है ना। पहला लिखा हुआ है कि अत्यधिक शब्द में प्रत्यय उपसर्ग बताइए। तो अत्यधिक में क्या है आपका अति उपसर्ग, अति जमा अधिक, सुपसर्ग से कोई शब्द बनाइए। तो आप लिख सकते हैं भाई कोई भी, सुपुत्र लिख दीजिए, सुकुमार लिख दीजिए, ठीक है। अब मुझे कमेंट में एक जो मैंने नहीं बताया उसके अलावा सु उपसर्ग से एक शब्द मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, देखते कितने बच्चे लिख पाते हैं। तरुणाई शब्द में मूल शब्द आपको पहचाना है, तो तरुणाई में मूल शब्द है तरुण। तरुण का मतलब होता है जवान, है ना, और तरुणाई का मतलब जवानी। तो अब इसमें प्रत्यय कौन सा है? ऑब्वियसली तरुण अगर मूल शब्द है तो प्रत्यय कौन सा है? कमेंट में बताना आप, जो भी अपने नाम के साथ में लगे कि भाई हमारे बच्चे कितने स्मार्ट हैं। शिक्षित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो शिक्षित में क्या है आपका इत प्रत्यय है। दार शब्द से तो भाई कुछ भी आप बना सकते हैं, दुकानदार बना दीजिए, हवलदार बना दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं दार प्रत्यय से। पूरे नंबर आपको मिल गए, बहुत आसान था, ठीक है। अब देखिए फाइनल में भी आपको अगर समझने हैं सारे टॉपिक, पूरे नंबर लाने हैं, तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को देख लेंगे। विद्यालय समस्त पद का समास विग्रह कीजिए। तो क्या लिखेंगे? विद्या का आलय, ठीक है, विद्या का आलय। देखो यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा जा रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसे लिख देंगे। लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश का समस्त पद क्या होगा? इसका होता है लंबोदर, ठीक है। लंबोदर गणेश जी का नाम है। उस समास का नाम लिखिए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। भाई द्वंद्व समास है ना, दोनों में टक्कर की लड़ाई होती है, दोनों प्रधान है। भाई मम्मी पापा में लड़ाई होती है ना, टक्कर की, यानी कि दोनों पद प्रधान है। द्विगु समास का उदाहरण बताइए। बस द्विगु मतलब संख्या, जिस शब्द में पहले संख्या से शुरू होता है वो आपका द्विगु समास है। कोई एक एग्जाम्पल बता दो भाई। दशानन मैंने बता दिया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन प्रॉपर आंसर लिखें द्विगु समास का उदाहरण, और आगे आंसर लिखेंगे। प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है? पहला वाला अव्ययी भाव, है ना, उपसर्ग लगा हुआ प्रत्यय। आगे है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। बैल का जन्म लिया है तो माल कहाँ तक बचेंगे? वाक्य भेद बताना है। कहाँ तक बचेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा है मगर आसपास के गाँव में जरूर जाओ। मगर आसपास के गाँव में जरूर जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर देना यानी कि आज्ञावाचक। तीसरा, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए, संभावना जताई जा रही है ना, तो ये आपका संदेहवाचक है ना, शायद जुड़ गया, संदेहवाचक, कंफर्म नहीं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, वाक्य भेद बताना है। तो एक सप्ताह तक वाक्य मतलब वहाँ पड़े रहे, ये विधानवाचक है, सिंपल सेंटेंस है। निषेधवाचक का उदाहरण बताओ, है ना। निषेधवाचक का उदाहरण क्या हो सकता है? मैं घूमता नहीं, मैं क्लास बंक नहीं करता हूँ, मैं सोशल मीडिया का गलत उपयोग नहीं करता हूँ। एक और
नकारात्मक वाला सेंटेंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अलंकार वाले शब्द तो भाई बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से मैंने फिल्मी गानों से समझाया। आप जाइए यार, देखो आपको हिंदी में 80 में से 80, 100 में से 100 मार्क्स लाने की पूरी गारंटी मेरी है। ठीक है, आपके अगर नहीं नंबर आते तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज करना कि सर मैंने सेम करा, मेरे अच्छे नंबर क्यों नहीं आए। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए हिंदी का, मुझसे मांगेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। 80 में से 80 पूरे आएंगे। रसखान कबोई नाखिन सो ब्रिज के बनबाग तड़ाग निहारो, आपको करना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो ब्रिज के बनबाग, भाई अक्षरों की वर्णों की रिपीटेशन हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दूसरा है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो एक ही शब्द जो है इस पर शब्दों की रिपीटेशन हो रही है, शब्दों की रिपीटेशन अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार है। ठीक है, आगे देखो, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी शब्द यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो आपको पानी शब्द में अलंकार बताना है। भाई एक ही शब्द जब उसके अर्थ अलग अलग हों, शब्द एक है अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार यहाँ पे कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, फिर से अनुप्रास अलंकार है, बहुत बढ़िया। और कमाल की बात है कि अगला आपके पास लिखा हुआ है कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखो। भाई 2 एग्जाम्पल तो आपके पेपर में आ गए हैं, पहला वाला और चौथा वाला, इन दोनों में से कोई एक लिख दो, आपको पूरे नंबर मिल गए। कमाल है, इतना आसान पेपर। आगे देखो, अब आपके चैप्टर से आ गया 2 बैलों की कथा पाठ से, और ये से आप पढ़ो। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े। अब मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। हम सीधे इसके, आप इसे पढ़ लें, समझ लें, और मैं सीधे इसके क्वेश्चन आंसर पे जाऊंगा। विद्रोह में स्नेह का क्या भाव है, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने में, हाइप करने में कंजूसी ना करें, फ्री है आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो हमारे लिए आपके मन में रिस्पेक्ट, प्यार होना चाहिए, है ना। भाई विद्रोह में स्नेह मतलब, विद्रोह मतलब गुस्सा और स्नेह मतलब प्यार, तो क्रोध और प्रेम का भाव यानी कि खा ऑप्शन है। अगला है, भाई इनको ध्यान से पढ़ो, कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन विकल्प में अलग अलग है। बैल भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता थी, बिल्कुल सही बात है। बैलों का लौटना गांव वालों के लिए आश्चर्यजनक बात थी, बिल्कुल नहीं, पहली बार भी कई बार हो चुका है। गांव में पहली बार बैलों ने ऐसी वीरता दिखाई, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बैलों ने रात भर हल चलाया, रात भर कोई हल नहीं चलाया, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ पहला वाला, यानी कि आपका ग ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। क्या प्रश्न है आपका कि उपयुक्त विकल्प, तो ठीक है, पहला वाला ठीक है। अगला प्रश्न है कथन और कारण, बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह था, बिल्कुल सही बात है। वे झूरी से नाराज थे परंतु उसका स्नेह भी महसूस करते थे, बिल्कुल सही बात है। गुस्सा भी थे और प्यार भी जानते थे, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। कारण और कथन, तो आपका आएगा कथन और कारण सही है, और वो सही व्याख्या भी करता है, यानी कि ग ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। झूरी का बैलों के प्रति व्यवहार कैसा है, झूरी और बैलों में परस्पर स्नेह का संबंध है, प्यार है दोनों में, ये वाला ऑप्शन पहला ही वाला। आगे देखो, गांव के बच्चों ने बैलों का स्वागत कैसे किया, कैसे किया, उत्साह से तालियां बजाकर। बहुत आसान प्रश्न है, सीधा सा आपका आंसर आ गया। अगला है, अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको छांटना है। 3 प्रश्नों के 2-2 नंबर के हैं। 1 मिनट। छोटी बच्ची और बैलों के परस्पर स्नेह वाली घटना से हमें क्या सीख मिलती है। 2 बैलों क्या था, वह छोटी बच्ची और बैलों का परस्पर स्नेह हमें ये सिखाता है कि जानवरों के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमें अपनापन दिखाना चाहिए, अपनेपन के भाव से हमें रहना चाहिए। भाई मम्मी का दर्द समझो, पापा का दर्द समझो, टीचर का दर्द समझो, अपने भाई बहनों का दर्द समझो। छोटी बच्ची ने क्या समझा, दोनों बैलों का दर्द ही तो समझा। तो यही सीख हमें देती है कि हमें एक दूसरे के दर्द को समझना चाहिए।
अगला है लासा की ओर पाठ के आधार पर तिब्बत की आध्यात्मिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भाई तिब्बत में आध्यात्मिक किस तरह से, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो बुद्ध के वचन वगैरह थे, है ना, तो आध्यात्मिक भी थे, बौद्ध धर्म की किताबें भी थी, और वहाँ पे जो पंडित जी आ रहे हैं उनका भी लोग सम्मान कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप आध्यात्मिक से जोड़ सकते हैं। अगला है अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लासा की ओर बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत सारी कठिनाइयाँ। पहले तो उन्हें भिखमंगा बनना पड़ा, दूसरा उनको चढ़ाई चढ़नी पड़ी, तीसरा उनको भिखारी बनना पड़ा, चौथा वहाँ पे डाकुओं का खतरा था। तो बहुत सारे खतरे आप बता सकते हैं। वर्तमान, और वो रास्ता भी भूल गए, है ना। वर्तमान संदर्भ में उपभोक्तावादी संस्कृति के लाभ और हानियाँ बताओ। उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है? हम नई चीज़ों को जान रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। भाई हानियाँ क्या है कि अगर हम ऐसे ही अट्रैक्ट होते रहेंगे तो भाई पता लगे कि हम सिर्फ दिखावे में जिए, हम वास्तविकता में जिए ना। और फ़ायदा क्या है? ठीक है भाई, हमें नयापन भी होना चाहिए। अगर मैं वही धोती कुर्ता पहन के आऊँ पुराने ज़माने में तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लंबी सी चोटी हो, ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि नयापन भी होना ज़रूरी है। वो ऐसा नयापन हो जो हमारे लिए नुकसानदायक ना हो। तो ऐसा नयापन, आप मार्केट में गए, वह कौन सा कोलगेट खरीदना है, कौन सा साबुन खरीदना है, कौन सा तेल खरीदना है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आप ऐसा परफ्यूम लगाएं, परफ्यूम लगाते ही लड़कियां आप पे टूट पड़े, है ना। एक ऐड आया था ना कि परफ्यूम लगाया और उस पर सारी लड़कियां, जवान, बूढ़े, बच्चे सारे उसकी तरफ उससे चिपकने लगे। तो ये हानि है, तो हानि लाभ आप बता सकते हो। आगे हैं आपके पास एक कविता है लाल दद्दी के वाक से, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूँ। कच्चे रस्सी कच्चे धागे की का प्रतीक क्या है? तो रस्सी कच्चे धागे की है, यानी कि जो जीवन है वो क्षणभंगुर है। भाई कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए कुछ पता नहीं, कब मर जाए। आगे भवसागर शब्द प्रतीकार्थ है। भवसागर का मतलब क्या है? सांसारिक दुखों और संघर्षों का। भाई भवसागर क्या है? ये सांसारिक दुख हैं, एक दूसरे से जोड़े रह रहे हैं, तो लेखिका इससे पार होना चाहती है। कच्चे सकोरे से टपकने वाला पानी क्या दर्शाता है? चौथा ऑप्शन देखते हैं। कच्चे सकोरे यानी कि समय और जीवन का बीतना, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सॉरी भाई, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न करें। समय और जीवन का बीतना, ये क्या? कच्चा सकोरा है, पानी टपक रहा है धीरे धीरे, आइसक्रीम जैसे पिघल रही है, ऐसे हमारा जीवन भी धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, कट रहा है। घर जाने की चाह में, घर का क्या मतलब है? घर का क्या मतलब है? भौतिक निवास प्राप्ति, सामाजिक सुरक्षा। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, मन की शांति व मुक्ति। भाई घर जाना चाह रही है ना, कौन सा घर जाना चाह रही है? वो मन की शांति चाह रही है, ये दौड़ भाग नहीं, साथ में मुक्ति चाह रही है कि मुझे मुक्त कर दो भगवान, मुझे अपने पास बुला लो, बहुत खाया बहुत पी लिया। कथन और कारण की सही व्याख्या करो। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, पंक्ति का मतलब है हताशा प्रकट कर रही है। भाई मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे, बेकार हो रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हताशा हो रही है। कवियत्री को परिश्रम का अपेक्षित फल नहीं मिल रहा, बिल्कुल सही बात है। पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ग ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखें। प्रश्न आ गए, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताइए। भाई सच्चा प्रेमी क्या है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। सारा विष अमृत बन जाए, वही सच्चा प्रेमी है। सारा अज्ञानता दूर हो जाए, सारी बुराइयां दूर हो जाए। जब एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को मिले तो सारी अज्ञानता दूर हो जाए, यही सच्चे प्रेमी की कसौटी है। ये प्रेमी कौन सा प्रेमी है? हाँ, वो जो पार्क में जो कंधे में कंधा गले में गला डाल के और आपस में पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो प्रेमी नहीं है, वो उनको हवस कहते हैं ना। प्रेमी कौन है? जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को मिले तो सारा विष अमृत हो जाए, सारी बुराइयां दूर चली जाए, अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ हो जाए। बस यही बात है यहाँ पे आपको
लिख नहीं दी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। क्या मतलब है इसका? भाई हम ज़्यादा खाते हैं ना, जब हम ज़्यादा खाते हैं तो क्या मिलेगा? सिर्फ खा खा कर क्या यार, पेट भरने के लिए थोड़ी जन्म लिया हमने। और अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर मैं घमंड आ जाएगा, यार देखो मैं तपस्वी हूँ, मैं बिना खाए भी रह सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमें बैलेंस में चलना चाहिए, ना हमें ज़्यादा तपस्वी बनना, ना हमें बहुत ज़्यादा गृहस्थी बनना। हमें बस बीच में रहना है कि गृहस्थी चलाते चलाते हमें भगवान को भी, अल्लाह खुदा गॉड को भी याद करते रहना है कि ठीक है ये ज़िंदगी मिली है, अच्छे काम करने हैं और इसको बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुए। ब्रिज रसखान का ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारने के पीछे का कारण क्या है? भाई रसखान जो है ब्रिज के वन और बाग और तड़ाग निहारना चाहता है क्योंकि वो जिन जिन चीज़ों में, कामों में कृष्ण की यादें हैं उन्हीं में वो जीना चाहता है ना। कृष्ण की यादें, हर जगह वो कृष्ण की यादें ढूंढना चाहते हैं। जहाँ जहाँ कृष्ण गए थे, जो जो काम कृष्ण ने किए थे, रसखान उनकी यादें वापस उन्हें याद करना चाहता है ना। ओब्वियसली हमारे कोई, हम जिसे प्यार करें और उस प्यार करने वाले की हर एक चीज़ हमें पसंद होती है ना। वो क्या बोलते थे, वो क्या करते थे, वो कहाँ जाते थे, उनकी सारी यादें हमें आने लगती है। ऐसी रसखान का भी कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाता है। रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते थे? सेम सवाल है ऊपर से नीचे। भाई वो पशु बनना चाहते हैं क्योंकि वो उनका मतलब है कि जिन जिन चीज़ों से कृष्ण का कनेक्शन था मैं वहीं रहना चाहता हूँ। पशु बनूँ तो वही वाला कृष्ण की गाय बनूँ, नंद बाबा की गाय बनूँ। पक्षी बनूँ तो वो पक्षी बनूँ जब कृष्ण रासलीला रचते थे तो कदम्ब की डाल में बैठी होती थी। पहाड़ बनूँ तो जो उंगली में उठाया, सारी चीज़ें यानी कि कृष्ण के पास ही रहना चाहते थे। अब आपको कृतिका के सवाल हैं, 4-4 नंबर के सवाल होते हैं और आपको इसमें लगभग आधा पेज आपको लिखना होता है, तभी 4 नंबर मिलते हैं। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सामान्य जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। इस जल प्रलय के आधार पर बताएं कि भाई बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, बवंडर आ गया, भूकंप आ गया, है ना। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? तबाही मचाती है, जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। हमारे उत्तराखंड में देखो, हमारे गांव के दूर गांव में पूरा गांव ही बह गया। ऊपर से जो है बादल फटा और पूरे गांव के गांव बहा ले गया। तो ये क्या करते हैं? जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। लोग डूब जाते हैं, दब जाते हैं, घर दब जाते हैं, किसी की माँ गायब, किसी का बेटा गायब, पति गायब, बच्चे गायब, सारा कुछ गायब हो जाता है। भर दो लिख के। रेणु जी ने बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत क्यों कहा? भाई मृत्यु का तरल दूत है बाढ़। किसे कहा है? देखिए जो झाग वाला पानी आता है ना, बाढ़ से पहले वाला, वो एक दूत है, मैसेंजर है। वो ये संदेश लेकर के आ रहा है कि भैया संभल जाओ, पीछे से भयंकर बाढ़ आने वाली है। तो मृत्यु का तरल दूत है भाई, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, हमें सूचना दे रहा है कि जागो, संभल जाओ, भागो यहाँ से। जो भाग गए वो मौत से बच गए, जो नहीं भागे वो डूब गए। इस तरह से बना के लिखो। बाढ़ जैसी आपदा को किन उपायों से कम किया जा सकता है? ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें कौन कौन सी तैयारियां रखनी चाहिए? तो सबसे पहले तैयारियां क्या हैं? हमें ऊंचे स्थान में रहें, अपने घर मजबूत बनाएं, साथ में जो पानी वगैरह का ढलान है वो दूसरी तरफ हो। ऐसी जगह पे घर ना बनाएं जहाँ बाढ़ का पानी आता है निचले तले में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और कम कैसे किया जा सकता है? तो यही कम करना उपाय है, आप भर दो इनमें। अब आपके पास रचनात्मक लेखन वाले आ गए। भाई क्या है? पहला अनुच्छेद लेखन है। बहुत बढ़िया बेहतरीन टॉपिक आए। वन्य जीवों का संरक्षण, भाई हमें जंगलों को बचाना चाहिए, जंगली जानवरों को बचाना चाहिए। जंगली जानवर ना रहें तो हमारे पर्यावरण सिस्टम खराब हो जाता है, एक दूसरे को खाता है ना। भाई अगर जंगल नहीं रहा, वन्य जीव नहीं रहे तो कोई एक चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। सांप को खाने वाला भी कोई है, केकड़े को खाने वाला भी कोई है, घास खाने वाला भी कोई है। सिस्टम चल रहा है। मान लीजिए कोई एक चीज़ मर गया, सांप मर गया, तो ये टिड्डे टुड्डे, इतने सारे टिड्डे हो जाएंगे ना कि हमारे आसपास सब टिड्डे घूमने लगेंगे। सांप कितना अच्छा काम करता है, सांप मर जाए सारे टिड्डे बढ़ जाएंगे। सोचो, सांप को मारने वाला अगर ना मिले तो यार सांप ही सांप हो जाएंगे सब जगह। तो ये सिस्टम बना हुआ पारिस्थितिकी। इस तरह से सोशल मीडिया की लत आप लिख सकते हैं।
वह सोशल मीडिया की लत तो कुछ ज़्यादा ही है। किस तरह की लत है कि दिन रात सुबह शाम कब टाइम कितना गुजर जाए पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया सरकाते रहो, क्या देखेंगे, नंगी धड़ंगी चीज़ें, बेकार की वाहियात चीज़ें, कुछ काम की चीज़ें हों, सीखने समझने वाली हों, पढ़ने लिखने वाली हों, कैरियर बनाने वाली हों तो बात अलग है। लेकिन सोशल मीडिया पे रील सरकाना, और रील में भी नग्न था। किसे देख रहे हैं हम? जो बिल्कुल नंगा नाच रहे हो, उन्हीं को देखना पसंद कर रहे हैं। वही हमारे फ़ोनों में भी है और उन सब के हमें नाम भी पता है। तो आप अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सोशल मीडिया पर आजकल लोग सबसे ज़्यादा किससे देखना पसंद कर रहे हैं और क्यों देखना पसंद कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए उर्फ़ी जावेद थी, है ना, भाई कैसे वाहियात कपड़े पहनती है। सोशल मीडिया, अगर सोचो सोशल मीडिया ना होता तो क्या उर्फ़ी जावेद ऐसे कपड़े पहनती? बिल्कुल नहीं पहनती। आप और हम लोग उर्फ़ी जावेद को सोशल मीडिया में देख रहे हैं, इसीलिए ये दिखा रही है। अब देखने वाले ना हो तो दिखाएगी किसे, है ना। तो यार आप एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए, जैसे उर्फ़ी जावेद का मैंने बताया कि आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा कौन वायरल हो रहा है। जैसे कैरी मिनाटी गालियाँ देता रहता है, लोग गालियाँ सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह के एग्जाम्पल आप कमेंट में ज़रूर बताइए, कौन फेमस है सोशल मीडिया पर, क्या रीज़न है उसका, क्या करता है वो। भाई बुज़ुर्गों के प्रति जिम्मेदारी बहुत बढ़िया टॉपिक है। बुज़ुर्ग हमारे घर के हैं, मार्गदर्शक होते हैं, हमें प्यार करते हैं, उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, उनको लोग उनको लोग वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, उनको ठीक से खाना नहीं देते, उनकी परवरिश नहीं करते हैं, मतलब दवाई पानी नहीं होती उनकी। तो उचित सम्मान और व्यवहार उनके साथ में व्यवहार अच्छा करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्यों? हमें भी कल को बूढ़ा होना है, हमें भी कल को बुज़ुर्ग होना है। आज हम जो अपने बुज़ुर्गों के साथ कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे वही हमारे साथ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक था। पत्र लिखना, भाई आप आमना या आरव है, अपनी छोटे भाई बहन को पत्र लिखना। अनुशासन का महत्व बताओ, है ना, प्रिय भाई प्रिय बहन जो भी है, और ये लिखो कि पहले हालचाल पूछो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, उम्मीद आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, अच्छी पढ़ रही होगी, है ना, अच्छा पढ़ रही होंगी। देखो मैंने सुना है कि तुम अनुशासन में नहीं रहती हो, क्लास में हुड़दंग मचाना, बंक करना, रोज़ तुम्हारी कंप्लेंट आती रहती है, मम्मी पापा परेशान हो रहे हैं, आप अनुशासन में रहा करें, हुड़दंग ना मचाएँ, स्कूल में जा रहे तो पढ़ें, ठीक है, वाहियात चीज़ें ना करें। बस पत्र पूरा हो गया 5 नंबर। या तो दूसरा है आप पौधारोपण पे लिख दो आप, ठीक है। एक बार मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ। आप सानवी या सूरज हैं, अपने विद्यालय परिसर में पौधारोपण, बहुत सारे पौधारोपण आपके स्कूलों में हुए। इसी के ऊपर आप प्रधानाचार्य से अनुमति मांग लो कि आप पौधारोपण करना चाहते हैं। वे प्रधानाचार्य जी मना नहीं करेंगे, अच्छा काम कर रहे हो। बस अगला ईमेल लेखन है, वे आप सबनम या साहिल हैं, वेबसाइट से एक मोबाइल फ़ोन मंगाया था आपने, किंतु वह मोबाइल फ़ोन आपके घर पहुंचा ही नहीं। भाई आपने मोबाइल मंगाया, पेमेंट भी कर दी, लेकिन वो आपके घर तक ही नहीं पहुंचा। अब आप इसकी जानकारी देंगे ई-कॉमर्स वेबसाइट, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, जो भी कुछ है वहाँ पे, आप अमेजन है। तो आपको अगर बढ़िया फ़ोन चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने माइक लिया, देखो, तो अगर ये माइक आपको भी खरीदना हो, ठीक है, तो आपको जो है मैं बेटर सॉल्यूशन की कौन सा वाला माइक है और ये कैसे काम करता, तो अभी स्क्रीन पे नीचे देखोगे तो मैंने माइक डाले हुए, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वो आइटम नहीं मिला तो आप इसकी सूचना देंगे ईमेल लिख करके, बहुत आसान है भाई। लघु कथा और आसान, मैंने अपने क्लास में बहुत बार करवाया एंड मैंने वीडियो भी बहुत सारे बच्चों की डाली थी। आप जाकर के अगर आप तक पहुंचा हो तो, शाम का समय है, बाज़ार में लोगों की भीड़ है, एक घायल कुत्ता है, पशु पक्षियों के प्रति जिम्मेदारी, ये पॉइंट है, इस पे आपको कहानी बनानी है। वह शाम का समय था, बनाओ। मैं टहल रहा था बाहर रोड पे, इतनी देर में एक बहुत स्पीड में गाड़ी आई, बाइक आया और उसने जो है एक कुत्ते को टक्कर मार दी। कुत्ता जो है जो साइड में था और वो टक्कर मारते हुए वो तो निकल गया, लेकिन कुत्ता सड़क पर छटपटाने लगा, तड़फने लगा। लोगों की भीड़ जम गई, लोग फ़ोटो वीडियो बनाने खींचने लगे।
सोशल मीडिया, लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन किसी ने भी उसके चोट पर, उसके खून पर, रक्त पर ध्यान नहीं दिया। तभी उसके बीच में एक नौजवान आया, स्मार्ट सा, या लिख दो कि तभी इसी दौरान मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा भीड़ है, देखा कि बीच में कुत्ता पड़ा हुआ है, फिर मैं सभी लोगों को हटाया, मैंने जो एक कॉल करी एम्बुलेंस को, और जो जानवरों का है उसको हॉस्पिटल ले गया, और उसको फिर दवा पानी कराई, और उसको फिर जो जानवरों का जो सेंटर होता है वहाँ पे छोड़ दिया। फिर आप लिखेंगे कि पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये भी जानवर है, इनको भी जीने का अधिकार है, रोड पे अच्छे से गाड़ियाँ चलाएं वगैरह वगैरह, सीख लिख देनी चाहिए। बस आपका काम हो गया। संवाद लेखन मैंने बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत सारे बच्चों का संवाद लेखन मैंने करवाया प्रैक्टिकली। देखिए, वार्षिक खेल दिवस आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करें। 2 बच्चे क्या बातें करेंगे, यार तू कौन सा खेल खेल रहा है, मैं कौन सा खेलूं, मैं यार ये वाला, तो हम दोनों इस वाले गेम में 3 लेग में रेस में हम ऐसे प्लान करेंगे, ये करेंगे, फिर आपस में बातें करें, यार बहुत मज़ा आता है हमारे, अच्छा फलाना बच्चा बहुत तेज़ दौड़ता है, अच्छा हमारे वो वाले सर मैडम बहुत अच्छा गेम करवाते, अच्छे गेम करवाती, तो यही वाला है, भर दो 4 नंबर में। या तो आप जो है क्या लिखेंगे, सूचना लेखन, आप गुरप्रीत या जसमीत हैं, आप विद्यालय की मिड डे मील समिति के विद्यार्थी सदस्य हैं, वे मिड डे मील के इंचार्ज हैं आप स्टूडेंट में। इस समिति की वार्षिक बैठक का आयोजन विद्यालय में होना तय हुआ है। अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को इसकी सूचना दें। ठीक है, मिड डे मील से रिलेटेड। अब आप 9th में आ गए हो तो आपने मिड डे मील खाया होगा पहले, तो नोटिस बोर्ड में देखिए सार्वजनिक सूचना, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है वगैरह वगैरह लिख देंगे आप। और ये आपका पेपर हो गया। भाई बहुत कमाल का पेपर था। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आपने ये वाला पेपर दिया है तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, इस पेपर के अकॉर्डिंग कितने नंबर आएंगे, क्या आपके 80 में से 80 नहीं आ पाएंगे। अगर आपने सारे ग्रामर के टॉपिक समझ लिए हमारे चैनल से, अगर आप जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो क्या 80 में से 80 लाना आसान है, बहुत आसान है। अब वीडियो को लाइक कर दो, लाइक के बाद हाइप कर देना, वो पॉइंट मिलेंगे, और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।